नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय अर्थात साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम अध्याय 2 जिसका शीर्षक है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक, इसका अध्याय 1 आकाश दर्शन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। दोस्तों, आगे भी इसके संपूर्ण पाठ का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आइए अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, कुछ रेसे संश्लेषित रेसे क्यों कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के रेसे उपयोग में आते हैं, लेकिन यहाँ पर उन रेसों की बात किया गया है जिन्हें हम संश्लेषित रेसे कहते हैं। तो उत्तर है दोस्तों, मनुष्य के द्वारा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से निर्मित रेसों को कृत्रिम रेसे या संश्लेषित रेसे या मानव निर्मित रेसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ अभिक्रियाओं द्वारा जब रासायनिक पदार्थों का अभिक्रियाओं के माध्यम से रेशा बनाया जाता है, तो ऐसे रेशे को कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रश्न दूसरा, रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्यों? ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि जब हम किचन में अर्थात रसोई घर में खाना पका रहे हों तो हमें संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े अर्थात साड़ी हो या कोई और अन्य प्रकार का कपड़ा हो पहन करके हमें खाना नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? तो उत्तर है, संश्लेषित रेशे में गर्म होने पर पिघलने का गुण पाया जाता है। यदि संश्लेषित रेशों से बने कपड़ों में आग लग जाती है तब यह पिघलकर खाना बनाने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं और हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि जो संश्लेषित रेशों से बने कपड़े होते हैं उनमें पिघलने का गुण पाया जाता है, अर्थात यदि उन कपड़ों में आग लग जाता है तो वो सीधा आग नहीं लगता है दोस्तों। वो जैसे आप देखे होंगे पॉलीथीन, जिसको छत्तीसगढ़ी में पन्नी भी बोल देते हैं, या प्लास्टिक से बना हुआ बोरी है, जब इसको हम आग लगाते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों, पिघल जाता है। और पिघलने के पश्चात जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो पूरे मांस को निकाल देता है। तो वैसे ही यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आग लग जाता है और यदि वो संश्लेषित रेशों से बने कपड़ा पहना है तो पूरे उसके शरीर पर क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा और हमारे शरीर को क्या कर देगा, हानिकारक प्रभाव डाल देगा। दोस्तों, इसीलिए हमें खाना बनाते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। प्रश्न तीसरा, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुलक बनाती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। हमको ये समझाने का प्रयास करना है दोस्तों उदाहरण के माध्यम से कि छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुलक का निर्माण कैसे करती है। तो उत्तर है, उदाहरण के लिए जिस प्रकार एक एक मोती धागे में पिरोने पर आपस में मिलकर एक माला बनाते हैं। आप लोग जैसे ही दुर्गा माता विराजमान होती है या गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश जी विराजमान होते हैं तो हम उनको पुष्प की माला अर्पित करते हैं, पहनाते हैं। तो उसको बनाते कैसे हैं दोस्तों, धागे में एक एक फूल को गूंथ करके। बस वैसे ही माला का निर्माण भी एक एक मोती को धागे में पिरोने से बनता है। बस इसी प्रकार से छोटी छोटी रासायनिक पदार्थों से बनी हुई जो इकाइयाँ होती है वो आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण करती है, एक बहुत बड़े चैन का निर्माण करता है। उस रासायनिक पदार्थों की जो बड़ी श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं दोस्तों। जैसे सेल्यूलोज, रबड़, रेशम, लकड़ी, ये चारों क्या है दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। प्रश्न चौथा, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर लिखिए। देखिए दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर समझ लीजिए। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है दोस्तों, ऐसा प्लास्टिक जिसको आग लगाने पर या गर्म करने पर पिघल जाता है, वो क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे कि पॉलीथीन हो गया या प्लास्टिक से बनी हुई बोरियां हैं, ये सारी चीज़ें क्या होता है दोस्तों,
गर्म करने पर या आग लगाने पर पिघल जाता है, परंतु जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो आग लगाने पर पिघलता नहीं है, सीधा लकड़ी या कागज़ की तरह क्या हो जाता है, जल जाता है। बस इतना ही अंतर है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। तो हमको क्या करना है दोस्तों, अंतर बताने को कह रहा है तो हम अंतर देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक का वह प्रकार है जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है या विकृत हो जाता है, अर्थात अपनी मूल आकृति से बदल जाता है। उदाहरण के लिए पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा होता है थर्मोप्लास्टिक में गुण दोस्तों कि इसका इस्तेमाल कंघी बनाने में, बर्तन बनाने में, खिलौने बनाने आदि में किया जाता है। तो कंघी बनाने में क्यों किया जाता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो कोमल होता है, नरम होता है, जबकि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है वो हार्ड होता है, कठोर होता है। तो क्या हम अपने बालों को हार्ड चीज़ से कंघी करेंगे दोस्तों? नहीं, हम क्या करते हैं, नरम वस्तु का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो सिर के त्वचा है उसको हानि ना पहुँचे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंघी है, खिलौना है, इसका निर्माण क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक से करते हैं दोस्तों। अब देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में विशेषता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक प्लास्टिक का वह प्रकार है जिससे बनी वस्तुओं को यदि एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो यह स्थिर हो जाता है और इन्हें गर्म करने पर नरम नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर है बैकेलाइट और मेलामाइन। ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि एक बार ये आकृति प्राप्त हो गया तो न तो हम इसको मोड़ सकते हैं और न ही इसकी आकृति में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा इसकी विशेषता है, इनका इस्तेमाल टाइल, बर्तनों के हत्थे, बिजली के स्विच तथा अग्नि प्रतिरोधक कपड़े बनाने में किया जाता है दोस्तों। प्रश्न 5वां, विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? दोस्तों मैंने पिछले प्रश्न में आपको समझा दिया है कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग क्या होता है। थर्मोसेटिंग क्या होता है दोस्तों, आग लगाने पर सीधा कागज़ या लकड़ी की तरह जल जाता है। अब यदि हम इलेक्ट्रिक प्लग या विद्युत प्लग में हम थर्मोसेटिंग का उपयोग करते हैं और इसमें कहीं पर ज़्यादा विद्युत हो जाने के कारण इसमें आग लग जाता है तो ये सीधा जल करके उतना ही नुकसान होता है जहाँ पर लगता है दोस्तों। लेकिन यदि हम थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो वो पूरा पिघला करके पूरे बोर्ड को ख़राब कर देगा, पूरे मशीन को ख़राब कर देगा। इसलिए विद्युत प्लग, चाहे वो कूलर का हो, वॉशिंग मशीन का हो या फिर एसी का हो या किसी भी चीज़ का हो, प्लग बनाते हैं तो वही यदि थर्मोप्लास्टिक का बना देंगे दोस्तों तो वो पिघल कर पूरी चीज़ों को चिपका करके ख़राब कर देगा। इसीलिए विद्युत प्लग में क्या किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक अर्थात जिसमें करंट का प्रवाहित नहीं होता है या विद्युत का प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग बिजली के प्लग बनाने में किया जाता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण एक मैंने दे दिया है, बैकेलाइट। प्रश्न 6वां, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई दो उदाहरण द्वारा समझाइए। हमको कोई दो उदाहरण द्वारा यह सिद्ध करना है कि प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। देखिए दोस्तों, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा समस्या है। इसी प्लास्टिक की वजह से मुंबई में एक बार कृत्रिम बाढ़ आ गया था, अर्थात जो नाली है उसका जो गेट है वो क्या हो गया था, जो द्वार था वो प्लास्टिक से पूरी तरीक़ा से बंद हो गया था और प्लास्टिक में पानी जो है छनाता नहीं है, इसलिए वहाँ पर वर्षा के दिन में कृत्रिम बाढ़ आ गया जिससे बहुत जनधन की हानि हुई। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये मनुष्य के लिए भी हानिकारक है, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तो आइए अब हम देखते हैं उत्तर। प्लास्टिक के कारण पर्यावरण प्रदूषण के दो कारण निम्न हैं। पहला, प्लास्टिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं तथा इनको अपघटित होने में वर्षों लग जाते हैं, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। यहाँ पर अपघटित शब्द दिया है दोस्तों, तो अपघटित का मतलब होता है सड़ना या गलना। तो जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है दोस्तों, कई वर्षों तक आसानी से नहीं सड़ता है या नहीं गलता है। आप देखे भी होंगे कि गाय माता क्या करते हैं, प्लास्टिक को खा जाते हैं तो वो उसके शरीर के अंदर में पच नहीं पाता है, अर्थात यदि वो मर भी जाती है गाय तो गाय का शरीर सड़ जाता है परंतु वो उसके द्वारा खाया गया जो पॉलीथीन होता है वो नहीं सड़ा होता है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि प्लास्टिक आसानी से अपघटित
नहीं होता है। दूसरा है दोस्तों, प्लास्टिक का निस्तारण एक मुख्य समस्या है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में अत्यधिक होता है। दोस्तों यदि आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो बस इतना ही लिखवा देंगे, प्लास्टिक का निस्तारण एक मुख्य समस्या है, इसका उपयोग घरेलू कार्य में अत्यधिक होता है। उसमें भी कर देंगे दोस्तों कि प्लास्टिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। और यदि इसको कोई शिक्षक देख रहा है तो बच्चों को अच्छी तरीक़े से समझा सके, इसलिए मैंने इसमें अतिरिक्त भी जोड़ दिया है दोस्तों। जिससे प्लास्टिक का कचरा एकत्रित होते हैं, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, बोतल है, डिस्पोजल है ना। यदि हम इन चीज़ों को आग भी जलाते हैं तो ये अत्यधिक मात्रा में विषैले धुआं उत्सर्जित करते हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है दोस्तों। प्रश्न 7वां, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ऐसे ही प्रश्न दिए जाते हैं जिसका उत्तर आपको सिलेक्शन करना रहता है दोस्तों। तो अभी से आप प्रैक्टिस की तरह करते जाइए और आगे चल कर के अपनी मंजिल तक पहुँचिए। देखिए दोस्तों, आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाएं, लेकिन देश सेवा और माता पिता और गुरु की सम्मान को कभी भी मत भूलिएगा दोस्तों। आइए हम देखते हैं, पहला संश्लेषित रेशे हैं। तो संश्लेषित या अर्थात कृत्रिम रेशा का उदाहरण कौन सा है, हमको बताना है। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशा को संश्लेषित रेशा कहते हैं, या जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशा को संश्लेषित रेशा कहते हैं, या रासायनिक पदार्थों से निर्मित, या तीनों से। तो उत्तर होगा दोस्तों रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे। आइए अब हम दूसरा देखते हैं, कंघियाँ बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक है। यदि आप पाठ को अच्छा सा देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर मैंने दे दिया है थर्मोप्लास्टिक। तीसरा, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं। वस्त्र का मतलब होता है दोस्तों कपड़ा। टेफ्लॉन से बना होता है, मेलामाइन प्लास्टिक से, बैकेलाइट से, या थर्मोप्लास्टिक से। तो उत्तर रहेगा दोस्तों मेलामाइन प्लास्टिक से। चौथा है कृत्रिम रेशम है। पहला है नायलॉन, दूसरा पॉलिस्टर, तीसरा रेयान और चौथा एक्रिलिन। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रेयान। पांचवा है पीईटी है, एक प्रकार का नायलॉन है, पॉलिस्टर है, रेयान है या एक्रिलिन है। इसका उत्तर होगा दोस्तों पॉलिस्टर। प्रश्न 8वां, कॉलम क में दिए पदों को कॉलम ख में दिए वाक्यों से मिलाइए। ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि हमको क्या करना है, कॉलम क को कॉलम ख से सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने उसके उत्तर को सीधा सामने में लिख दिया है दोस्तों। रेयान क्या होता है दोस्तों, काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नायलॉन का उपयोग पैरासूट तथा रस्सी बनाने के लिए होता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है दोस्तों, गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है या अपनी आकृति से विकृत हो जाता है। पॉलिएस्टर होता है दोस्तों, कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ता है, अर्थात पॉलिएस्टर से बने हुए कपड़ों पर सिलवटें नहीं आता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है दोस्तों, इसको उष्मा देकर अर्थात गर्म करके भी नरम नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 9वां, नायलॉन रेशों से निर्मित ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। प्रबलता अर्थात उसकी मजबूती को दर्शाता हो। तो देखिए दोस्तों, इसको आप शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। नायलॉन का उपयोग या प्रयोग पैरासूट, रस्सी, ब्रश बनाने में किया जाता है। इन वस्तुओं में नायलॉन रेशे की प्रबलता प्रदर्शित होती है। और यदि आप इसको भरपूर तरीक़ा से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो दिया गया है उस तरीक़ा से लिख सकते हैं। नायलॉन पूरी तरह से प्राप्त संश्लेषित रेशा है तथा भार में हल्का, लचीला, प्रत्यास्थ, मजबूत तथा अधिक चमकदार है, जिसे धोना बहुत सरल होता है। इसलिए इसका उपयोग कपड़े के निर्माण में ज़्यादातर होता है। इसकी मजबूती के कारण इसका प्रयोग पैराशूट, रस्सी, ब्रश इत्यादि बनाने में होता है दोस्तों। यहाँ पर लचीला का मतलब होता है दोस्तों जो आसानी से मुड़ जाता है, नरम होता है। और प्रत्यास्थ का मतलब होता है जो रबड़ की तरह जिसको हम खींच सकते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रत्यास्थ कहलाता है। प्रश्न 10वां,
खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी से बने पात्रों के उपयोग के कारण लिखिए। ये कह रहा है दोस्तों कि पीईटी से बने पात्र, और पात्र का मतलब होता है बर्तन, कि हम खाने के लिए हम पीईटी से बने हुए बर्तनों का उपयोग क्यों करते हैं। उत्तर है, पीईटी से बने पात्र भोज्य में उपस्थित अर्थात भोजन में उपस्थित अम्ल और क्षार के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो इनमें रखा भोज्य पदार्थ अधिक समय तक ताज़ा रहता है व सुरक्षित रहता है। आप लोग बड़े बुजुर्गों से सुने भी होंगे दोस्तों कि कांसे के बर्तन में यदि हम भोजन करते हैं तो खट्टे चीज़ों को रखने के लिए मनाही किया जाता है। क्यों? क्योंकि खट्टा में टार्टरिक एसिड होता है, तो वो क्या करता है दोस्तों, उसके साथ अभिक्रिया करता है और खाने को विषैला बना देता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हमको भोज्य पदार्थों के लिए पीईटी से बने पात्रों का उपयोग करने के लिए कहा जाता है, ताकि किसी भी प्रकार के अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया ना हो। और यदि आप इसको भरपूर तरीक़ा से बड़ा उत्तर लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो इसको भी लिख सकते हैं कि धातु से बने पात्र में खाद्य पदार्थों को रखने पर यह भोज्य पदार्थ में उपस्थित अम्ल व क्षार से क्रिया कर भोजन को विषाक्त होने की संभावना बढ़ा देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी से बने पात्रों का उपयोग अधिक होता है। प्रश्न 11वां, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, समझाइए। ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि औद्योगिक निर्माण के लिए यदि हम संश्लेषित रेशों का प्रयोग करते हैं, इससे वनों का संरक्षण होता है। कैसे होता है हमको समझाना है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियोस को विषयवार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद यूट्यूब को बंद कर दें। दोस्तों, यूट्यूब को बंद करने के पश्चात पुनः यूट्यूब खोलें प्रारंभिक रूप से, तो नीचे आपको 5 ऑप्शन देगा। उसमें से लिखा होगा दोस्तों एक जगह सब्सक्रिप्शन। यदि आप सब्सक्रिप्शन को टच करते हैं तो ऊपर में बाईं ओर मेरे चैनल का लोगो दिखाई देगा। दोस्तों, यदि आप उसको टच करेंगे तो मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस खुल जाएंगे। यदि आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट लिखेगा। दोस्तों, उस प्लेलिस्ट को आप टच करेंगे तो विषयवार आपको सारे वीडियोस मिल जाएगा। दोस्तों, आइए अब हम उत्तर देखते हैं। संश्लेषित रेशों को प्राप्त करने के लिए पेड़ों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उन्हें काटना नहीं पड़ता। यह रेशे मानव द्वारा निर्मित विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर उद्योगों में बनाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशों के निर्माण में कच्चे माल के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है व पेड़ों को काटना पड़ता है। अतः संश्लेषित रेशों के निर्माण से वनों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशों का निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है। ठीक ही है दोस्तों, यदि हम पेड़ों को काटेंगे ही नहीं तो हमको वनों का विनाश दिखेगा ही नहीं। अर्थात हमें क्या करना है, संश्लेषित रेशों का उपयोग करके वनों का संरक्षण करना है। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।